हमारी पिछली वीडियो में हमने सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th के सैम्पल पेपर 2025 टू 26 का सेक्शन ए रीडिंग उसको कवर किया था। एंड उस वीडियो से रीडिंग सेक्शन में हमने ये सीखा था कि आंसर्स को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब आता है वो सेक्शन जो बच्चे सबसे ज़्यादा अंडररेटेड समझते हैं, जिसके ऊपर मेहनत कम करके जाते हैं। एंड ट्रस्ट मी, वहाँ मार्क्स या तो यूँ मिलते हैं या यूँ खो जाते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट सोचते हैं अरे MCQ फिलअप्स ही तो आएंगे, 1 वर्ड के आंसर्स ही तो आएंगे, अरे कर लेंगे। एंड यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। ग्रामर उनको छोटी लगती है। हाँ होती है छोटी, हाँ होती है इजी, हार्डली अगर आपके ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं, आपको हार्डली उन 10 क्वेश्चंस को करने में हार्डली 10 से 12 ही मिनट्स लगेंगे। बट अगर आपकी ग्रामर वीक है ना, ये वही सेक्शन है जो एक झटके में आपके 10 मार्क्स लेके चला जाता है। एंड दैट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस ऑन योर ओवरऑल एग्जाम परसेंटेज। अगर टॉपर बनना है ना, तो किसी भी सेक्शन को अंडररेट नहीं कर सकते हो। एंड स्पेशली इंग्लिश के एग्जाम में अगर टॉपर बनना है तो ग्रामर के सेक्शन को अंडर एस्टिमेट बिल्कुल मत करना। तो बस आज की वीडियो में हम लोग यही स्ट्रैटेजी देखने वाले हैं कि सीबीएसई बोर्ड के सैम्पल पेपर को सॉल्व करके हम क्या क्या एक्सपेक्ट करें इस साल ग्रामर में, एंड कैसे अपने माइंड को सेट करें, प्रिपेयर करें ग्रामर में अपीयर होने के लिए, किन किन चीज़ों का ध्यान रखें, कैसे आंसर्स को समझें। सो नेक्स्ट आप यू आर गोइंग टू सी माई स्क्रीन। हाँ जी, तो ये रहा सेक्शन बी, राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर, जो कि 20 मार्क्स का है। एंड सबसे पहला सेक्शन है ग्रामर सेक्शन, जो कि 10 मार्क्स का। इसका मतलब है कि राइटिंग सेक्शन भी आगे 10 मार्क्स का होना चाहिए और ग्रामर सेक्शन भी 10 ही मार्क्स का है। तो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के ग्रामर के क्वेश्चंस हैं, सब 1 मार्क ईच के हैं। आपको 12 क्वेश्चंस दे रखे हैं, जिनमें से आपको सिर्फ 10 क्वेश्चंस करने हैं। सो वही वाली बात जो मैंने अभी बोली थी कि लगेगा कि बहुत कम है, लेकिन गलती कर बैठोगे तो एक झटके में 10 मार्क्स लूज कर दोगे, और थोड़ा ध्यान से कर लोगे तो आराम से 10 मार्क्स स्कोर कर पाओगे। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है फिल इन द ब्लैंक बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड इन द ब्रैकेट फॉर द गिवन पोर्शन ऑफ अ मार्केट रिसर्च। एक मार्केट रिसर्च के गिवन पोर्शन के लिए इस फिल इन द ब्लैंक को फिल करके एक करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ड आपको पिक करना है। The special subscriptions of newspapers are well dash to make reading interesting for school students. न्यूज़पेपर्स के स्पेशल सब्सक्रिप्शंस को काफ़ी अच्छे से इलस्ट्रेट किया जाता है ताकि स्कूल स्टूडेंट्स के लिए रीडिंग को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाया जा सके। यहाँ पे इलस्ट्रेट का हमें यूज़ करते हुए प्रॉपर फॉर्म करना है, इस वर्ड को देखना है कि इस वर्ब का क्या टेंस रहने वाला है, क्या फॉर्मेशन, क्या स्ट्रक्चर रहने वाला है, क्या आएगा। तो यहाँ पे एक्चुअली आएगा इलस्ट्रेटेड। द स्पेशल सब्सक्रिप्शंस ऑफ न्यूज़पेपर्स आर वेल इलस्ट्रेटेड टू मेक रीडिंग इंटरेस्टिंग फॉर स्कूल स्टूडेंट्स। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है ना, या फिर आप ज़्यादा रीड करते हैं, तो इतना सबकॉन्शियसली आपने ये कॉन्सेप्ट सीख रखा होगा कि आपको ध्यान भी नहीं होगा कि यहाँ पे इलस्ट्रेटेड क्यों आएगा, मतलब रीज़न क्या है। लेकिन आपको एकदम से कॉमन सेंस से पता होगा, आपकी कॉन्शियस से पता होगा कि यहाँ पे इलस्ट्रेटेड आएगा। बट अगर आप अभी प्रैक्टिस आपकी अच्छी नहीं है रीडिंग में, तो आई विल से कि रोज़ कुछ ना कुछ पढ़ना स्टार्ट कीजिए ताकि इस किस्म के फिल इन द ब्लैंक्स आप बहुत ईजिली अटेम्प्ट कर पाएँ। तो इसका अगर मैं आपको एक एक्सप्लेनेशन दूँ ना कि इलस्ट्रेटेड क्यों आएगा, तो एक्सप्लेनेशन ये है कि आर के बाद ना हम यूजुअली या तो ING फॉर्म लगा देते हैं कि इलस्ट्रेटिंग हो जाएगा, आर इलस्ट्रेटिंग, ठीक है, या फिर एक पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं डिपेंडिंग ऑन द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। यहाँ पे कंटिन्यूअस टेंस की बात नहीं हुई है कि कोई काम हो रहा है, कि कोई काम जैसे इलस्ट्रेशन अभी हो रहा है या कोई कर रहा है आर इलस्ट्रेटिंग, तब तो ING आता। लेकिन यहाँ बताया जा रहा है कि इलस्ट्रेट किए जाते हैं, कोई काम होता है, तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म की वजह से और फिर वेल भी लगा हुआ है यहाँ पे, तो हमें दिख रहा है कि ये एक कंटिन्यूअस टेंस नहीं है, ये एक पैसिव कंस्ट्रक्शन है। इसलिए यहाँ पे ING ड्रॉप होगा, ING नहीं लगेगा, बल्कि आर वेल के साथ इलस्ट्रेटेड, इलस्ट्रेट में डी लगाकर मतलब उसको थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके इलस्ट्रेटेड लिखा जाएगा। तो इसका टेक्निकल एक्सप्लेनेशन ये है। बट अगर ऑनेस्टली आपकी इंग्लिश अच्छी है या रीडिंग आप ज़्यादा करते हो, आपको इतना टेक्निकलिटी सोचने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आपको पता होगा कि इसमें इलस्ट्रेटेड नहीं, मतलब इलस्ट्रेटिंग नहीं, इलस्ट्रेटेड ही आएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन सेकंड की तरफ, जिसमें हमें एरर को आइडेंटिफाई करना है और करेक्शन को, गिवन सेंटेंस के करेक्शन को जो है इस फॉर्मेट में लिखना है। तो सेंटेंस दे रखा है आपको, द रोड टू सक्सेस इज नॉट द बेड ऑफ रोजेस। ये एक ईडियम है और द रोड टू सक्सेस इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस होता है।
ये भी विद रीडिंग हमें ऑलरेडी पता होती है कि जब आप बहुत रीडिंग करते हो आपको ऑलरेडी पता होते हैं काफ़ी इडियम्स। तो द रोड टू सक्सेस इज नॉट द बेड ऑफ रोजेस आपका ईरर होगा। ईरर में आप लिखेंगे द बेड ऑफ रोजेस एंड करेक्शन में आप लिखेंगे अ बेड ऑफ रोजेस। फिर थर्ड क्वेश्चन आता है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन द ब्रैकेट्स। जैसे कि यहाँ हमने एक वर्ब के करेक्ट फॉर्म को चूज किया था ना, ऐसे ही यहाँ पे भी हमें करना है। अब हमें फिर सिचुएशन को एनालाइज करना है कि यहाँ पे कैसा वर्ड आएगा। आई एम सो हैप्पी टू सी माई प्लांट्स अगेन। अपने प्लांट्स को दोबारा देख के मैं बहुत खुश हूँ प्रेजेंटली। दे डैश ग्रो सो मच सिंस आई लास्ट सॉ देम। वो काफ़ी ग्रो कर चुके हैं, बड़े हो चुके हैं तब से जब मैंने उनको आखिर बार देखा था। तो प्रेजेंट में मैं अभी देख रहा हूँ, लेकिन पास्ट टेंस से अब तक जो सिचुएशन है उसमें वो काफ़ी ग्रो कर चुके हैं। तो जब ऐसा कोई सीन होता है तो उसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल या फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसका स्ट्रक्चर होता है हैज़ और हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ग्रो की थर्ड फॉर्म हो गई ग्रोन। अब दे के साथ हैज़ आएगा या हैव आएगा, वो डिपेंड करता है कि दे क्या है। दे क्योंकि प्लूरल है तो यहाँ पे आएगा हैव, तो आंसर आएगा दे हैव ग्रोन सो मच। ठीक है, दे हैव ग्रोन सो मच। अगर आपको हैज़ हैव में कंफ्यूजन है तो उसके लिए आप मेरी हैज़ हैव वाली वीडियो को ज़रूर देखिएगा। मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए लिंक ज़रूर कर दूंगी। एंड अगर इस डॉक्यूमेंट के लिए आपको स्क्रीनशॉट्स लेने की टेंशन हो रही है, आपको वो भी लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं इस डॉक्यूमेंट का लिंक भी आप लोगों के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। फिर भी अगर आपको एक एक्सप्लेनेशन चाहिए तो हमें बता रहे हैं कि सिंस वर्ड, क्योंकि यहाँ एक क्लियर क्लू है कि ये काम एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को दर्शा रहा है। कोई एक्शन पहले स्टार्ट हुआ था पास्ट में, लेकिन प्रेजेंट तक वो कंटिन्यू कर रहा है, इसलिए हम वर्ब की प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाएंगे जिसका स्ट्रक्चर होता है हैज़ या हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हैज़ और हैव में से हैव लगाएंगे दे के साथ, और ग्रो की थर्ड फॉर्म होती है ग्रोन। दे हैव ग्रोन सो मच सिंस आई लास्ट सॉ देम। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, जिसमें एक स्टेटमेंट हमें दे रखी है। दे सेड टू द गाइड वीड लव टू कम हियर अगेन नेक्स्ट ईयर। उन्होंने गाइड से बोला कि हम अगले साल भी यहाँ आना चाहेंगे, हम यहाँ आना बहुत पसंद करेंगे। हमें दिख रहा है ये एक डायलॉग है, इसका मतलब है क्या, हमें रिपोर्ट करना है। रिपोर्टेड करेक्टली बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग, मतलब कि ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी रिपोर्टेड स्पीच है। अब उसको मैं आपको इसके लिए अलग से वीडियो आपके लिए ज़रूर बनाऊंगी, जिसमें मैं आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बहुत डिटेल में हर रूल के साथ समझाऊंगी। लेकिन अगर मैं आपको क्विकली एक्सप्लेन करूं तो देखिए, जब आपके पास दे है तो दे का तो दे ही रहेगा, लेकिन सेड टू को हम चेंज कर देते हैं टोल्ड में। उसके बाद द गाइड ऐसे ही रहेगा, और ये कॉमा और ये जो इन्वर्टेड कॉमाज हैं इनको हम कन्वर्ट करेंगे दैट में। अब सेंटेंस को जब हम बदल रहे हैं, ऐसी का ऐसी डायलॉग कोट नहीं कर रहे हैं, हम उसको अपनी लैंग्वेज में बता रहे हैं, तब हम यहाँ क्या कहेंगे, दे टोल्ड द गाइड दैट देड। दे वी की जगह दे बन जाएगा देड, या फिर दे वुड। लव टू कम हियर की जगह हो जाएगा देयर। अगेन नेक्स्ट ईयर नहीं आएगा, नेक्स्ट ईयर किस चीज में बदलेगा, द फॉलोइंग ईयर, मतलब आने वाला साल। नेक्स्ट ईयर मतलब अगला साल, वो तो उनके अल्फाजों में अगला साल था, लेकिन जब हम ऐसे वर्ड्स को चेंज कर रहे होते हैं जैसे कि टुडे, तो वो सारे वर्ड्स चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट ईयर का क्या बनेगा, द फॉलोइंग ईयर। सो हियर्स योर फाइनल आंसर, they would love to come there again the following year। ठीक है, तो प्रॉपर आंसर क्या है, they told the guide that they would love to come there again the following year। अब चलते हैं क्वेश्चन 5 की तरफ। फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द कंक्लूजन ऑफ अ लेटर ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर। एक लेटर है जिसमें हमने ऑर्डर प्लेस किया है, तो उसमें उसके कंक्लूजन में हम इसमें से कौन सा लाइन लिखेंगे, उसके लिए आपको एक वर्ड चुनना है। देयर वुड बी नो कॉम्प्रोमाइज डैश द क्वालिटी ऑफ आइटम्स सप्लाइड, कि जो भी आइटम्स आपको सप्लाई किए जाएंगे उसकी क्वालिटी में के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। तो ऐसे सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज के साथ हम क्या लगाएंगे, रिगार्ड्स, रिगार्ड, रिगार्डलेस या रिगार्डिंग। वैसे तो अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है आप एक बार में खुद ही बता पाओगे कि देयर वुड बी नो कॉम्प्रोमाइज रिगार्डिंग द क्वालिटी ऑफ आइटम सप्लाइड आएगा, लेकिन अगर नहीं है तो एक बार आप पढ़कर भी देखेंगे तब भी आपको थोड़ा कॉन्शियस से जवाब मिल जाएगा। देयर वुड बी नो कॉम्प्रोमाइज रिगार्ड्स द क्वालिटी ऑफ आइटम सप्लाइड, ये नहीं हो सकता। देयर वुड बी नो कॉम्प्रोमाइज रिगार्ड, नहीं, ये भी नहीं हो सकता। रिगार्डलेस,
रिगार्डलेस के साथ ऑफ आता है, रिगार्डलेस ऑफ, तो फिर यहाँ पे ये भी नहीं आ सकता। रिगार्डिंग आ सकता है क्योंकि कॉम्प्रोमाइज शब्द के साथ ज्यादातर जो वर्ड्स यूज होते हैं वो होते हैं कंसर्निंग या अबाउट या फिर रिगार्डिंग। तो नो कॉम्प्रोमाइज रिगार्डिंग, नो कॉम्प्रोमाइज कंसर्निंग, नो कॉम्प्रोमाइज अबाउट या नो कॉम्प्रोमाइज रिलेटेड टू द, ऐसे करके होता है। तो इसलिए इसका आंसर है डी, रिगार्डिंग। एक्सप्लेनेशन क्या है? विद कॉम्प्रोमाइज वी ऑलवेज यूज वर्ड्स लाइक कंसर्निंग, रिगार्डिंग, अबाउट एटसेट्रा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन 6 की तरफ। रिपोर्ट द फॉलोइंग बाय कंप्लीटिंग द सेंटेंस करेक्टली। अब फिर से रिपोर्टेड स्पीच आ जाती है, इसका मतलब आपको रिपोर्टेड स्पीच पे बहुत मेहनत करनी है। डोंट ट्राई मेंडिंग द ट्राउजर्स योरसेल्फ, शी वॉर्न्ड हिम। उसने वॉर्न किया उसको कि अपने ट्राउजर्स को खुद ठीक करने की कोशिश मत करो। तो कैसे लिखेंगे हम इसको? शी वॉर्न्ड हिम नॉट टू ट्राई मेंडिंग द ट्राउजर्स हिमसेल्फ। अब आप कहोगे मुझे कैसे पता चलेगा? ये आपको ऐसे पता चलेगा जब आप इस पूरे कॉन्सेप्ट को अलग से पढ़ोगे, जिसके लिए वीडियो आपके पास मैं जल्दी शेयर करूंगी। बट अगर ऐसे क्वेश्चंस को मैं आपको फिर से शॉर्टन अप करके बताऊं तो देखो, जब शी वॉन्ड हिम पहले आया हुआ है, उन्होंने दिया है डोंट ट्राई जैसे वर्ड्स को, डोंट प्ले, इन चीज़ों को हम कैसे कर देते हैं? नॉट टू प्ले, नॉट टू ट्राई, ऐसे कर देते हैं। नॉट टू ट्राई मेंडिंग द ट्राउजर्स, अब योरसेल्फ की जगह क्योंकि हिम था तो क्या हो जाएगा? हिमसेल्फ। तो इसका आंसर बड़ा सिंपल है, नॉट टू ट्राई मेंडिंग द ट्राउजर्स हिमसेल्फ। ये आ गया फाइनल आंसर। ये आपको लिखना नहीं है बट आपके लिए मैंने लिख दिया है। शी वॉन्ड हिम नॉट टू ट्राई मेंडिंग द ट्राउजर्स हिमसेल्फ। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। कंप्लीट द गिवन ओपिनियन बाय फिलिंग इन द ब्लैंक विद करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन का भी हमें ध्यान रखना है। ये थर्ड किस्म का क्वेश्चन आया है, अभी एक रिगार्डलेस वाला आया था और एक फर्स्ट वाला सबसे ऊपर आया था। तो अभी बोलते हैं द एक्सपीरियंस ऑफ वॉचिंग द मूवी लेफ्ट मी डैश ग्रेटफुल फॉर नोइंग द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग एम्पैथेटिक टू अदर्स। इस मूवी को देखने का पूरा एक्सपीरियंस जो है उसने मुझे काफ़ी इस फीलिंग के साथ छोड़ा है कि हमें लोगों की तरफ एम्पैथेटिक यानी काइंड होना चाहिए। इस चीज़ की अहमियत को मुझे बताया है। तो जब हमारे साथ लेफ्ट मी होता है या लीव जैसा वर्ड होता है तब हम उसके साथ फीलिंग लगाते हैं। यहाँ पे हैविंग फेल्ट नहीं आएगा, द लेफ्ट मी हैविंग फेल्ट नहीं आएगा क्योंकि लेफ्ट ऑलरेडी पास्ट टेंस है। लेफ्ट मी फीलिंग तो आएगा ही आएगा लेकिन लेफ्ट मी फेल्ट भी नहीं आएगा क्योंकि अगेन लेफ्ट क्या है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। और फील्स भी नहीं आएगा क्योंकि ये टेंसेस कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं। प्रॉपर जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा बी फीलिंग, यानी कि द एक्सपीरियंस ऑफ वॉचिंग द मूवी लेफ्ट मी फीलिंग ग्रेटफुल फॉर नोइंग द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग एम्पैथेटिक टू अदर्स। पहली बात, मेरी कॉन्शियस से मैं एकदम से बता सकती हूँ क्योंकि मेरी रीडिंग में एक्सपीरियंस है। लेकिन अगर आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन चाहिए, एक्सप्लेनेशन क्या है कि लेफ्ट मी जो है वो एक पर्टिकुलर स्टेट या कंडीशन को दिखाता है। एंड जब एक पर्टिकुलर कंडीशन को हम डिस्क्राइब कर रहे होते हैं कि अभी एक स्टेट कैसा है, उसके साथ हम हैव आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, इसलिए यहाँ पे फीलिंग सबसे ज्यादा सूट कर रहा है। हैविंग फेल्ट नहीं सूट कर रहा। फेल्ट मतलब मैं फील कर चुका था, फील्स मतलब फील हमेशा करता है। यूजुअल एस लगाने से प्रेजेंट सिंपल टेंस बन जाता है। उसका मतलब ये होता है कि जो काम रोजमर्रा की लाइफ में होता है या फिर किसी हैबिट में होता है। तो इसलिए इस सेंटेंस में बी फीलिंग जो है वो सबसे ज्यादा सूट कर रहा है। तो 7th का आंसर है बी फीलिंग। अब चलते हैं क्वेश्चन 8 की तरफ। द गिवन क्वेश्चन हैज एन एरर, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाइज द एरर एंड द करेक्शन। फिर से एरर और करेक्शन हमारे पास आ गया है 2 बार, ठीक है ना। तो अगर आपको लगता है कि यार मैं इसमें वीक हूं तो फिर इसका मतलब है कि आपको रिपोर्टेड स्पीच को बहुत ध्यान से करना होगा। अगर आप चाहते हो कि मैं एग्जाम में रिपोर्टेड स्पीच पे ज्यादा मेहनत नहीं करूं तो आपको एरर करेक्शन पे मेहनत करनी होगी। ये दोनों कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट है, 2 बार पूछे गए हैं। एरर करेक्शन और रिपोर्टेड स्पीच को 3 बार पूछा गया है, तो इसलिए आपको, क्योंकि तीसरी बार रिपोर्टेड स्पीच को इस क्वेश्चन में पूछा गया है, तो इसलिए ये दोनों कॉन्सेप्ट्स काफी इंपॉर्टेंट हैं कि आप इनकी काफी ज्यादा प्रैक्टिस करो। एरर करेक्शन पे भी मैं डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी कम से कम 20 एग्जाम्पल्स के साथ, जिसमें आपको धीरे धीरे रीडिंग के साथ साथ पढ़ना आने लगे कि एरर्स जो है वो क्या कैसे फाइंड आउट करते हैं एंड करेक्शन को कैसे लिखते हैं। विच काइंड ऑफ पर्सन डज समथिंग लाइक दैट। हमारे पास एक सेंटेंस है कि किस किस्म का आदमी आखिर ऐसा करता है। अब या तो ऑप्शन ए सिलेक्ट करना है जिसमें गलत वर्ड है विच और सही जवाब है व्हाट। तो इसका मतलब है व्हाट काइंड ऑफ पर्सन डज समथिंग लाइक दैट, या तो ये होगा
या फिर होगा विच काइंड की जगह काइंड्स, विच काइंड्स ऑफ पर्सन डज समथिंग लाइक दैट, ये तो नहीं हो सकता, विच काइंड्स ऑफ, विच के साथ काइंड्स नहीं आता है, ठीक है। समथिंग अगर गलत होता तो हम उसकी जगह क्या लगाएंगे, समथिंग्स, विच काइंड ऑफ पर्सन डज समथिंग्स लाइक दैट, ऐसा भी नहीं हो सकता, समथिंग्स तो इस कॉन्टेक्स्ट में बिल्कुल ही सूट नहीं कर रहा है। एंड विच काइंड ऑफ पर्सन डज समथिंग लाइक दिस, ये हो सकता है, बट विच काइंड ऑफ पर्सन सूट नहीं कर रहा है, अगर दैट का दिस हो भी जाए तो ये तीनों फिट नहीं बैठ रहे हैं, विच की जगह असल में आना चाहिए व्हाट काइंड ऑफ पर्सन, ठीक है ना। तो हम ए ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, विच और व्हाट। और इसका एक्सप्लेनेशन अगर मैं दूं तो ये है कि नॉर्मली इंग्लिश भाषा में व्हाट काइंड ऑफ पर्सन कहा जाता है, विच काइंड ऑफ पर्सन असल में कहा ही नहीं जाता। और इसका रीज़न ये है कि व्हाट जो है ना वो जनरल कैटेगरीज के लिए यूज़ किया जाता है। जब हम किसी भी कैटेगरी के बारे में कुछ सवाल पूछ रहे होते हैं तब हम व्हाट लगाते हैं, लेकिन विच तब लगाते हैं जब हमारे पास लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। जैसे कि विच काइंड ऑफ फ्रूट डू यू प्रेफर, एप्पल्स और ऑरेंजेस, इन दोनों दो किस्म के फ्रूट में से या दो किस्म के जानवरों में से आपको किससे ज़्यादा डर लगता है, तब हम विच लगाते हैं। लेकिन ऐसे वर्ड जिसमें जनरल कैटेगरीज को कवर कर रहे हो, जनरल कैटेगरी के बारे में सवाल पूछ रहे हो, तब असल में क्या आता है, व्हाट। तो यहाँ पे आंसर विच के साथ गलत है, यहाँ विच की जगह आना चाहिए व्हाट काइंड ऑफ पर्सन डज समथिंग लाइक दैट। अब आता है क्वेश्चन नंबर 9, अगेन रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। ये कहते हैं शी सेड टू हर सिस्टर कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमाज में, आर यू ज्वाइनिंग अस फॉर लंच टुडे, उसने अपनी सिस्टर से कहा क्या तुम हमें आज लंच के लिए ज्वाइन करोगी। लेकिन ये एक सवाल है तो सेड किस चीज में बदल जाएगा, आस्क्ड में। शी आस्क्ड हर सिस्टर इफ शी वॉज ज्वाइनिंग हर फॉर लंच दैट डे। क्या आएगा, शी आस्क्ड हर सिस्टर इफ शी वॉज ज्वाइनिंग देम फॉर लंच दैट डे। हाँ, अस है ना तो अस के साथ देम आएगा, मैंने शायद अभी हर बोला था। शी आस्क्ड हर सिस्टर इफ शी वॉज ज्वाइनिंग देम फॉर लंच दैट डे। जब क्वेश्चन होता है उसको इफ में कन्वर्ट कर देते हैं, इफ, और यू को बदल देंगे इस नाउन पे, नाउन क्योंकि लड़की थी तो शी आ जाएगा, शी वॉज ज्वाइनिंग, अस की जगह हो जाएगा देम। अगर हर होता या मी होता तो हम कर देते हर, फॉर लंच, और टुडे को बदलेंगे दैट डे में। ये सारे रूल्स आप ध्यान से समझेंगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में दे दिया जाए आप कर पाएंगे। तो जल्दी, बहुत जल्दी मैं इस पे वीडियो बनाऊंगी, बट अगर आपको वाकई प्रायोरिटाइज करना है रिपोर्टेड स्पीच पे, आप चाहते हैं मैं जल्दी वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ कमेंट करके मेरे को रिमाइंडर ज़रूर दीजिएगा। अगर मुझे एक ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स मिलेगा मैं सारा स्केड्यूल छोड़ के सबसे पहले रिपोर्टेड स्पीच पे वीडियो बनाऊंगी। फाइन, अब चलते हैं क्वेश्चन 10 की तरफ। इसमें हमें दोनों में से एक ऑप्शन को चुनना है। फिलअप्स में एवरीवन इज सेइंग दैट फरहाना's chances are bright in the upcoming tournament and she dash become the youngest football player ever। सब कह रहे हैं कि फरहाना के चांसेस जो है इस आने वाले टूर्नामेंट में काफ़ी ब्राइट हैं और वो ही जो है वो फुटबॉल की सबसे यंग लड़की जो है बन सकती है। मतलब चांसेस हाई है ना तो वो बन भी सकती है। तो अभी अनसर्टेनिटी है, बन सकती है ना, तो शी में आएगा, शी मस्ट बननी चाहिए, लेकिन यहाँ मतलब गैस लगाया जा रहा है क्योंकि उसके वो ब्राइट उसके चांसेस हैं तो वो बन सकती है, लेकिन बननी नहीं चाहिए नहीं बोल रहे हैं, वही कह रहे हैं बन सकती है। तो यहाँ पे आएगा मे, ठीक है, में। और इसका टेक्निकल एक्सप्लेनेशन मैं आपको दिखाऊं तो वो ये है कि मस्ट जो है ये मस्ट और में दोनों मॉडल्स हैं, तो मॉडल्स को बहुत अच्छे से पढ़िए आप लोग। तो मस्ट जो है ये एक्सप्रेस करता है कि किसी भी काम को लेके एक स्ट्रॉन्ग सर्टेनिटी, ऑब्लिगेशन या नेसेसिटी अगर है, तो हम लोग ऑलमोस्ट यहाँ पे श्योर हो रहे हैं कि फरहाना के चांसेस ब्राइट हैं। जैसे कि एक सेंटेंस है, शी मस्ट बी द टॉपर, शी ऑलवेज स्कोर्स फुल मार्क्स, उसके हमेशा फुल मार्क्स आते हैं, वो टॉपर ही होगी। तो ऑलमोस्ट श्योर वाली कंडीशन में मस्ट लगाते हैं। लेकिन में जो होता है ना वो पॉसिबिलिटी को दिखाता है लेकिन सर्टेनिटी को नहीं दिखाता है। यहाँ क्योंकि उसके चांसेस ब्राइट हैं तो वो बन सकती है, मतलब यहाँ पे पॉसिबिलिटी तो बहुत है लेकिन मस्ट नहीं कह सकते। यहाँ पे ब्राइट चांसेस, हाई पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं बट गारंटी तो नहीं है ना, इसलिए हम मस्ट नहीं कर सकते क्योंकि मस्ट बहुत सर्टेन के साथ यूज होता है। यहाँ पे करेक्ट मॉडल आएगा में, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी शो करता है। अब हमें जैसे विराट कोहली का एग्जाम्पल देख लें, विराट कोहली बहुत अच्छा है, वेरी हाई, वेरी ब्राइट, ही इज इन ऑल हिज क्रिकेट टूर्नामेंट्स, लेकिन कैन वी से दैट ही मस्ट बिकम दिस, ही मस्ट बिकम दैट? नहीं, क्योंकि कभी कभी गेम प्ले खराब हो जाता है। इवन द बेस्ट प्लेयर समटाइम्स दे गेट आउट इवन इन द फर्स्ट बॉल। तो इसलिए मस्ट जैसी चीज ऐसे केसेस में नहीं लगा सकते, में लगा सकते हैं, ठीक है, सर्टेनिटी पे डिपेंड करता है। सो यहाँ पे आएगा शी मे बिकम द यंगेस्ट फुटबॉल प्लेयर एवर।
क्वेश्चन 11 कहता है फिल इन द ब्लैंक टू कंप्लीट द सेंटेंस इन अ टीचर्स डायरी बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। एक टीचर की डायरी में दिए हुए इस सेंटेंस को आपको कंप्लीट करना है और वो कह रही हैं कि डैश स्टूडेंट इन द क्लास सबमिटेड देयर असाइनमेंट और टाइम ऑन टाइम, कि स्टूडेंट ने क्लास में अपने असाइनमेंट को टाइम पे सबमिट कर दिया। अगर मैं ऑल स्टूडेंट लगाऊं तो ऑल के साथ स्टूडेंट्स होना चाहिए, वन स्टूडेंट लगाऊं तो वन के साथ देयर नहीं आ सकता क्योंकि वो एक है, देयर प्लूरल के साथ आता है। एवरी स्टूडेंट इन द क्लास आ सकता है क्योंकि यहाँ सारे बच्चे इंक्लूड हो गए। अगेन अगर मैं आ स्टूडेंट लगा दूं तो फिर देयर नहीं आएगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी एवरी, क्योंकि सी जो है, एवरी जो है, वो हर एक बच्चे पे इंडिविजुअली एम्फसाइज कर रहा है कि एवरी स्टूडेंट इन द क्लास, तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। अब इस फिल इन द ब्लैंक को भी हमें चूज करना है। आई लुक्ड इनसाइड द बकेट एंड सॉ देयर वाज डैश वाटर इन इट सो दे हैड टू ऐड मोर टू यूज। मैंने अंदर बाल्टी के देखा और देखा कि उसमें इतना पानी था, कितना था वो अभी हम देखेंगे। सो दे हैड टू ऐड मोर टू यूज, तो उन्हें और पानी डालना पड़ा यूज करने के लिए, इसका मतलब है पानी कम ही होगा। अब पानी के साथ हम लिटिल वर्ड यूज कर लेते हैं, एनी कर लेते हैं, फ्यू नहीं यूज करते हैं क्योंकि लिटिल और एनी अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होता है और पानी क्योंकि एक अनकाउंटेबल नाउन है, लिटिल और एनी में से हम सिलेक्ट कर सकते हैं, फ्यू तो नहीं हो सकता और लीस्ट भी नहीं हो सकता क्योंकि लीस्ट सुपरलेटिव डिग्री होती है। सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? जैसे कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री होती है ना, थिन, थिनर, थिनेस्ट, तो थिनर होता है कंपैरेटिव डिग्री, थिनेस्ट होता है सुपरलेटिव डिग्री, तो लीस्ट जो होता है ना वो सुपरलेटिव डिग्री होता है और सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा द आता है। तो अगर द लगाएंगे यहाँ पे अगर हम यहाँ पे लीस्ट लगाएंगे तो फिर वहां द भी होना चाहिए था, देयर वॉज द लीस्ट वाटर इन इट, क्योंकि द नहीं है तो इसका मतलब है सुपरलेटिव डिग्री की भी बात नहीं हो रही है। सेकेंडली सुपरलेटिव डिग्री इस वाटर के कॉन्टेक्स्ट में साउंड भी सही नहीं कर रहा, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? लिटिल। क्या सेंटेंस होगा? आई लुक्ड इनसाइड द बकेट एंड सॉ देयर वाज लिटिल वाटर इन इट सो दे हैड टू ऐड लिटिल मोर, दे हैड टू ऐड मोर टू यूज। क्या आएगा? लिटिल। फिर भी मैं आपको अगर एक्सप्लेनेशन दे दूं तो देखिए, वाटर इज एन अनकाउंटेबल नाउन, तो अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ हम लिटिल, अ लिटिल, मच, सम जैसे तो लगाते हैं लेकिन फ्यू नहीं लगाते हैं, तो इसलिए इसका आंसर ये करेक्ट है क्योंकि एनी यहाँ पे बहुत ऑड साउंड कर रहा है। देयर वाज नो एनी वाटर, एनी तो क्वेश्चन के फॉर्म में तो यूज हो जाता है, इज देयर एनी वाटर इनसाइड, लेकिन ऐसे इस सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस में यूज नहीं होता है एनी। एंड फ्यू काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होता है, जैसे कि फ्यू एप्पल्स, फ्यू बुक्स, तो ये भी नहीं हो सकता है। तो लीस्ट और अभी मैंने आपको बताया कंपैरेटिव या सुपरलेटिव फॉर्म के साथ होता है, तो उसके साथ द भी होना चाहिए, वो यहाँ सूट कर ही नहीं रहा है, तो इसलिए इसका आंसर है लिटिल। सो बस इसी के साथ ग्रामर सेक्शन भी हो गया कंप्लीट एंड 10 मार्क्स आई थिंक हमारे पक्के हो गए। इसका मतलब है आपको अपने ग्रामर सेक्शन के लिए इस साल सेंटेंस के एरर और करेक्शन को ध्यान से पढ़ के जाना है, टेंसेस को सही से पढ़ के जाना है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको किस चीज़ को सही से पढ़ के जाना है? रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, तो ये था आपके सीबीएसई सैम्पल पेपर के ग्रामर सेक्शन का फुल सॉल्यूशन और फुल स्ट्रैटेजी। एंड नाउ आई बिलीव आपको एक क्लियर कट पिक्चर मिल गई होगी कि ग्रामर में गलतियों को कैसे अवॉइड करें। नेक्स्ट वीडियो में हम बढ़ेंगे राइटिंग सेक्शन की तरफ, जो कि सबसे ज्यादा मार्क्स स्कोरिंग है एंड सबसे ज्यादा क्रिटिकल है। सो अगर आपको एक ग्रामर का ब्रेकडाउन ईजी लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट पार्ट।